हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिर से अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। जी हाँ, और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ कोलिजन, मतलब भिड़ंत। कोलिजन यानी क्या क्या प्रकार होते हैं कोलिजन के, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, व्हाट डू यू मीन बाय इनइलास्टिक कोलिजन, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का कोलिजन है, व्हाट आर द फाइनल वेलोसिटीज जब दो बॉडीज कोलिड होते हैं कुछ गति से, तो कोलिड होने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होती है, क्या मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है या नहीं होती है। तो इन सभी प्रश्नों का जो जवाब है ये आपको आने वाले इस वीडियो लेक्चर में पूरा मिलने वाला है, तो आखिरी तक बने रहिए अगर आपको कोलिजन पूरा यहाँ पे समझना रहा तो। So without wasting much of your time, let's start with the small, पिल्लू सा नन्हा सा लेकिन important सा topic of physics, that is collision. बढ़िया से हेडिंग दे दीजिए कोलिजन। अब कोलिजन यानी क्या बेटा? कोलिजन यानी होता है भिड़ंत। क्या होता है? भिड़ंत। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, टकराते हैं, तो बहुत ही कम समय के लिए वो एक दूसरे पे काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर जाते हैं, जिनके बदौलत उसके उन दोनों बॉडीज के तहत मोमेंटम का एक्सचेंज हो जाता है, एनर्जीज का एक्सचेंज हो जाता है, और जो इनिशियल वेलोसिटीज से वो बॉडीज आए थे उनकी इनिशियल वेलोसिटीज में भी वो भी रह सकती है या भी चेंज भी हो सकती है। सो डिपेंडिंग अपॉन whether the momentum is conserved or not, depending upon whether kinetic energy is conserved or not, हम कोलिजन को बाद में बाइफरगेट भी करेंगे, क्लासिफाई भी करेंगे, लेकिन पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख ले रहे हैं कोलिजन का कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन, कि अ इवेंट एक छोटा सा इवेंट है, इवेंट मतलब त्योहार नहीं, एक इवेंट है ना, अ फेनोमेनन, अ इवेंट इन विच टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर। आप स्ट्राइक विथ ईच अदर में लिख सकते हो क्योंकि कोलिजन को डेफिनेशन में कोलिजन आ रहा है। अ इवेंट इन विच टू बॉडीज कोलाइड विथ ईच अदर and exerts a large force for very short time interval लिखो या फिर for a very short time. So this phenomenon या फिर this event is called as collision. अब collision जो होता है इसमें दो चीजें हो सकती है। अब कोलिजन होने के लिए फिजिकल कांटेक्ट होना ही जरूरी है ऐसा नहीं है। सो नो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोलिजन। कि भाई भिड़ंत तभी हो सकती है जब फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी कोलिजन होता है। तीसरा पॉइंट, ये तो हो गया डेफिनेशन, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द टोटल लीनियर मोमेंटम, what is momentum? It is product of mass and velocities. The total linear momentum of the system remains conserved in collision. तो जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होता है ना, वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? कंजर्व। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि द टोटल इनिशियल मोमेंटम पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जितने भी बॉडी सिस्टम में हो, 1 2 3 4, उन सभी का इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर एडिशन और उन सभी बॉडीज का फाइनल मोमेंटम का वेक्टर एडिशन। ये जो वेक्टर एडिशन रहेगा ये मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में हमेशा कैसे रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, 2 बॉडीज होंगे तो 2 का मोमेंटम, 3 होंगे तो 3 का, 10 होंगे तो 10 का, लेकिन इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का कैसे रहेगा बेटा? कंजर्व रहेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा।
काइनेटिक एनर्जी of the system, kinetic energy of the system may or may not remain constant या फिर कंजर्व ये थोड़ा अच्छा शब्द है, कांस्टेंट से कंजर्व या फिर कांस्टेंट रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, और इसीलिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन whether the kinetic energy is conserved or not, we can classify the collision as, 2-3 प्रकार से वैसे हम क्लासिफाई कर सकते कि देखो कोलिजन कोई भी प्रकार का हो, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो जो कोलिजन रहेगा बेटा, उस कोलिजन को हम कहेंगे बेटा इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या रहेगा कि मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व रहेगा, साथ ही साथ आपके सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट। सेकेंड प्रकार होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा, आपका मोमेंटम तो कंजर्व रहना ही है, मोमेंटम तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहेगा, मतलब इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल नहीं रहेगा, तो देयर विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका अर्थ क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, इसलिए डेल्टा के जीरो नहीं है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि के कैसा है आपका, वेरिएबल। मतलब जो आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेगा दैट विल बी लेस दैन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सीधा सीधा ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। जो सिस्टम का मोमेंटम तो इन इलास्टिक रहे, इलास्टिक रहे, सब में वही है। और एक तीसरा प्रकार भी इसमें आ जाएगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब इन इलास्टिक में भी एकदम परफेक्ट भाई कि तो परफेक्ट इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, मोमेंटम तो यहाँ पे भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम तो हर कोलिजन में कंजर्व रहेगा, बस यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के वो क्या रहेंगे आपकी, कंजर्व नहीं रहेंगे। फिर सर फर्क क्या हो गया इसमें और इसमें, भाई साहब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि बोथ द बॉडीज अगर टू बॉडी सिस्टम होगा तो बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन विल स्टिक टू ईच अदर, चिपक जाएंगे, स्टिक टू ईच अदर and move with the same velocity। कि इसमें और इसमें फर्क क्या है कि देखो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, वेरिएबल है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है इनइलास्टिक में वो आफ्टर कोलिजन साथ में चले, मतलब जैसे मान लो ये बॉडी दूसरी बॉडी ये भिड़ गए और थोड़ा फास्ट लिए फिर स्लो चलने लगे, तो ये साथ साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा कि इसके ऊपर आएंगे, चिपकेंगे और दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आएंगी, चिपकेंगे और बाद में कैसे चलेंगे, साथ साथ। तो इसमें जो लॉस होता है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कैसा होता है, इसमें मैक्सिमम, इसमें थोड़ा कम होता है, इसमें तो होता ही नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन में तो होता ही नहीं है। ये तो एकदम बढ़िया आइडियल है कोलिजन, ये जो आइडियल नहीं है फिर वो है, और ये महा अनआइडियल है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, नो कंजर्वेशन। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, नहीं, मैक्सिमम लॉस होता है, जीरो नहीं हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, लॉस मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज
इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। तीनों में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिख दिया था, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन ईच कोलिजन, बट काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोलिजन। ये तो हो गया एक क्लासिफिकेशन। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन किसके बदौलत किया, वेदर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट। एक दूसरा भी क्लासिफिकेशन होता है बेटा, टाइप ऑफ इंपैक्ट। किसके ऊपर, टाइप ऑफ इंपैक्ट, कि भाई इंपैक्ट कैसा हो रहा है, या फिर है ना कि जैसे मान लो हेड ऑन हो रहा है। हेड ऑन मतलब क्या, कि ये बॉल ऐसा आया और इसको लग गया और ये सीधा चला गया, मतलब सीधा सीधा हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। मतलब जैसे मान लो कि एक कंचा था ऐसा, आप ऊपर से देख रहे हो एक कंचा ऐसा है, इधर से एक कंचा आया ऐसा, इसको टकराया तो ये कंचा थोड़ा आगे चला गया, थोड़ा कंचा मतलब मार्बल, ये हो गया इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मान लो सॉरी, ये हो गया आपका हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन। मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है, क्या बेटा, लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट। कैसा होता है, इंक्लाइन नहीं होता है, कैसा होता है, स्ट्रेट। अब आप कभी कैरम खेले होंगे, देखो कैरम, या फिर आप कभी पूल वगैरह खेले होंगे। जैसे मान लो ये पूल का टेबल है, जिसे ऊपर से देख रहे हैं आप, है ना, ऊपर से देख रहे हो। ऐसे यहाँ पे पॉकेट्स होते हैं, शायद से इनको पॉकेट्स ही कहा जाता है जितना मुझे पता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बॉल है और आपको इस बॉल से पकड़ के ऐसा स्टिक से मारना है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा तिरछा मारूंगे, ऐसा थोड़ा तिरछा मारूंगे, ताकि इसको सीधा हेड ऑन कोलिजन ना होते, ये यहाँ पे तिरछा लग के थोड़ा इधर चला जाए, थोड़ा इधर चला जाए। तो यहाँ पे ये भी कोलिजन हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में इंपैक्ट नहीं हो रहा है, इंक्लाइन इंपैक्ट हो रहा है। इसको कहा जाता है बेटा ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है दैट इज हेड ऑन कोलिजन, जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है दैट इज हेड ऑन कोलिजन, और जो थोड़ा तिरछा हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक कोलिजन। जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड और नॉट, देयर आर टाइप्स ऑफ कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंपैक्ट, स्ट्रेट है या ऑब्लिक है, तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, दैट्स इट। लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसा है आपका, तो हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। चलिए एक बढ़िया न्यूमेरिकल यहाँ पे एक ले लेते कि एक्चुअल में जब ये दो बॉल भिड़ते होंगे, जब कोलाइड होते होंगे, तो बेसिकली होता क्या है, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं उस न्यूमेरिकल के बदौलत। ठीक है, चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल से हम इस चीज़ को समझने की यहाँ पे थोड़ी कोशिश करते हैं कि बेसिकली होता क्या होगा। देखिए मैं पहले ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल को लिखते हैं। देखो जैसे मान लो कोई ये स्मूथ सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस, कोई रफ नहीं है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। इसके ऊपर एक ये मार्बल है, मार्बल ए, और ये दूसरा मार्बल है बी। ठीक है, ये बेचारा शांति में था, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। ठीक है, अब जब ये मार्बल को हम कुछ गति दे देंगे, कुछ गति यू दे दिया हमने इसको, इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया है ना, u1 नाम दे देते इसको नाम दे देते u2, कुछ गति इसको दे दिया, तो ये मार्बल आएगा और बी को धक्का दे देगा। अब होगा क्या, बिफोर कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या है, जैसे मान लो इसका मास अपन मान लेते m1, इसका मास अपन मान लेते m2, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है बेटा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इसका क्या है बेटा, इसका मास इंटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि अभी वो जीरो है, लेकिन एक लिख लेंगे अपन अगर कुछ होता तो। जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, मान लो आफ्टर कोलिजन इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है बेटा v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v2। u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल, तो u1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड इज टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये चाहे कोई भी कोलिजन है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, ये तो मोमेंटम तो कंजर्व भी रहने वाला है, मोमेंटम तो कंजर्व भी रहने वाला है। अब इसमें होगा क्या, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी रहे या ना रहे। अब इसमें होगा क्या कि जब ये इसको भिड़ेगा तब ये अपनी कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, अपना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर करेगा, तभी तो उसको वेलोसिटी आएगा ना। अब जब ये हो रहा है तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए, अपनी शेप चेंज कर दे, और ये डिफॉर्म होकर मतलब देखो आप कभी देखा होगा मिली, वो जो स्पंज वाला बॉल होता है, आप उसको यहाँ से ड्रॉप करो और जब वो जमीन पे गिरता है, कोलाइड होता है, तो जमीन पे कोलाइड हो रहा है बेसिकली। अगर आप उसका वीडियो निकाले और उसको बहुत छोटा करे, बहुत स्लो करे उसको, तो आप असल में वो देखेंगे कि ऐसा बॉल आता है
जमीन पे लगता है, थोड़ा सा डिफॉर्म होता है, कॉम्प्रेस, और बाद में वापस इलॉन्गेट होकर ऊपर जाता है ना। तो बेसिकली ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है कि इनके बीच में खिचड़ी पकती है, ये मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और अगर कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम तो सेम ही रहने वाला है, लेकिन एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है, या फिर कुछ एनर्जी भिड़न के वक्त, कोलिजन के वक्त लॉस भी हो सकती है। तो इस प्रकार से पूरे कार्यक्रम होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ निकालूं, ग्राफ, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं बेटे, ग्राफ निकालूं मोमेंटम वर्सेस टाइम का, तो इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम सेम है बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन भी वही है और आफ्टर कोलिजन भी वही है, तो मोमेंटम तो चेंज होने नहीं वाला है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बेटा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हम निकालें तो बिफोर कोलिजन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और आफ्टर कोलिजन अगर वो सेम भी रहे, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ी ना थोड़ी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, सिस्टम की कम हो ही जाती है, और वो किसी में तो भी ट्रांसफर हो जाती है फॉर सम इंस्टेंट, और वापस से फिर रिगेन हो सकती है। अब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, इलास्टिक कोलिजन हो गया। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी पहले से कैसी कम है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इलास्टिक कोलिजन हो गया, और काफ़ी थोड़ी सी कमी है तो ये हो जाएगा बेटा आपका फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, अगर इलास्टिक कोलिजन भी हो जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेंगे, लेकिन ड्यूरिंग कोलिजन वही नहीं रहेंगी। हालांकि मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन भी वही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये इतने डिप में आपको कोई पूछेगा नहीं, है ना। हम थोड़ा एक न्यूमेरिकल से इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता होगा। ये सब पता है बेटा किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड स्प्रिंग नेचर ऑफ सिस्टम। मतलब जितने भी इस दुनिया में ऑब्जेक्ट्स है उन सभी को थोड़ा कम ज़्यादा स्प्रिंग नेचर होता है बेटा, सबको स्टिफनेस कांस्टेंट तो होता ही है। तो थोड़ी देर के लिए जब उसके पास मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है, उसको बैठ जाता है, तो एनर्जी थोड़ी स्टोर करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से ये सब होता है। अब अगर उसने एनर्जी स्टोर की हुई वापस पूरी की पूरी वापस दे दी तो फिर एनर्जी कंजर्व रहेंगी, मतलब उसने कुछ एनर्जी स्टोर ही नहीं की, खुद में स्टोर की थी कुछ देर के लिए लेकिन वापस दे दी तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगी। अगर नहीं तो वो काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाएंगी, फिर उसको अपन बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एक कंसिडरेशन अपन ले लेते कि एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते 2 kg, इसको हमने 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस स्मूथ सरफेस है, एक स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक लगा है, ये भी कितने kg का है, 2 kg का है। ये इनिशियली कैसा है आपका, रेस्ट में है, इनिशियली कैसा है, ये रेस्ट में है। और ये U1 लिख लेते इसको U1 और इसको लिख लेते अपन U2। ठीक है, ये M1 और ये M2 दोनों 2-2 kg के। इसकी इनिशियल लगी थी 2 मीटर पर सेकेंड। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, जैसे मान लो 100 न्यूटन ले लीजिए, 100 न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। ठीक है, 100 न्यूटन पर मीटर। और ये सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। अब देखो, अब जैसे इसको पुश करोगे, किसको, ये रेस्ट में है और आपने इसको क्या कर दिया बेटा, पुश कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी रफ सरफेस नहीं है तो इसकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो जितनी है उतनी रहेंगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी वही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेंगी, वही रहेंगी। क्या, क्योंकि टोटल एनर्जी वही रहना है, पोटेंशियल एनर्जी तो इसको 0 ही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी वही रहेंगी। क्यों, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है वर्क का, क्योंकि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। सरफेस कैसा है, स्मूथ है। अब अगर सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये स्ट्राइक कर जाएगा स्प्रिंग पे। अब ये स्प्रिंग मतलब बेसिकली पता है क्या डिफाइन कर रहा है, ये स्प्रिंग एक्चुअली यहाँ पे लगा है या नहीं लगा है, दैट इज इमटेरियलिस्टिक। ये स्प्रिंग इस बॉडी का इलास्टिक नेचर डिफाइन कर रहा है कि भाई एक्चुअल में होता क्या है ना। तो ये एक सिंबलाइजेशन है इस बॉडी की इलास्टिक नेचर का। ठीक है, इतना भी डीप में नहीं समझा तो जाने दो। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है, कितना, 100 न्यूटन पर मीटर का। अब जैसे ये इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कोलाइड हो जाएंगे। अब जब कभी ये कोलाइड हो जाएंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरे का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू पहले का फाइनल मोमेंटम प्लस दूसरे का फाइनल मोमेंटम। एनर्जी कंजर्व है या नहीं, वो बात की बात है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल में आपको दिया है कि एनर्जी भी कंजर्व है भाई साहब, कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनी काइनेटिक एनर्जी। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, ये आपको पूछा गया है कि भाई साहब क्या किया हमने, एक 2 kg का यहाँ पे ब्लॉक रखा, एक 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे रखा, उसको एक स्प्रिंग 100 न्यूटन पर मीटर वाला अटैच कर दिया, इसको 2 मीटर पर सेकंड से पुश कर दिया, ये जाएगा और क्या करेगा, इसको थोड़ा कॉम्प्रेस करेगा एक लिमिट तक, और उसके बाद फिर इसको कॉम्प्रेस करना बंद करेगा, और फिर ये इसको लेकर ये एक लिमिट पे कॉम्प्रेस हो गया, और फिर क्या करेंगे, ये दोनों एक साथ
सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। मतलब ये ऐसा आया, ये आया, इसलिए इसको कॉम्प्रेस किया और बाद में पूरा सिस्टम साथ साथ चलने लगा। तो अगर पूरा सिस्टम साथ साथ चलने लगा तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम है? तो देखो इनिशियल मोमेंटम m1 कितना बेटा 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 2, इसका कितना बेटा 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल कितना मास 2 kg, वेलोसिटी v लिखेंगे, इसका भी मास 2 kg, वेलोसिटी v लिखेंगे। 2 2 22, नहीं सर 4 प्लस 0 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 4v। तो v का आंसर आ जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अर्थ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर 1 मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ क्या है बेटा कि फाइनली ये दोनों ब्लॉक 1 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दोनों ब्लॉक मूव होने लगेंगे। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर यहाँ पे गौर करें तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये तो मूव ही नहीं कर रहा था सर। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे, देखिए हाफ m कितना है, देखो 2 इंटू वी स्क्वायर, मतलब कितना 4 लिंक टू 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 जूल। और अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूं सिस्टम की, तो ये दोनों 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो पहला का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कितना, हाफ m1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का भी कितना, हाफ m v स्क्वायर। तो व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल मतलब 1, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1, 1 प्लस 1 2 जूल। अगर आप गौर करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 4 जूल, और वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, 2 जूल। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर पहले 4 जूल थी, बाद में 2 जूल हो गई, तो बाकी की 2 जूल गई कहाँ गई? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग लॉ, सरफेस भी स्मूथ है तो एनर्जी लॉस तो फ्रिक्शन में हो नहीं रही होंगी, फिर गई कहाँ? यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का, ये कहा गया है बेटा स्प्रिंग में गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो याद करो हमने क्या कहा, ये आया, इसको कुछ का एक लिमिट तक, अगर इसको कॉम्प्रेस कर रहा है तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होंगी ना भाई साहब। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होंगी क्या? जैसे काइनेटिक एनर्जी से आया बड़ और इसे इसको थोड़ा कॉम्प्रेस कर दिया एक लिमिट तक, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी किस में चले गई, पोटेंशियल एनर्जी में, और बाकी काइनेटिक एनर्जी बोले कि मैं भी और तू भी चलो साथ में 1 मीटर पर सेकेंड से। ऐसा ये ब्लॉक बोला, सोचो ये ब्लॉक ने बोला ऐसा इस ब्लॉक को। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा क्या कि इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। टोटल इनिशियल एनर्जी मतलब क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक जो कितना है मेरा 4 जूल है ना। बाकी कहाँ है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या लिखेंगे बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये किसमें कन्वर्ट हुई, इसके काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इसके पोटेंशियल एनर्जी में प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कितना बेटा 2 जूल। इसको अगर आपको अच्छे से समझना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हाट इज टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो इट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 तो 0 है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये कहाँ गई, फिर पहले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग दैट इज हाफ kx स्क्वायर। तो ये हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये कितना आया था हमारा बेटा 4 जूल। ये टोटल कितना आया हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी गई, ये कितना आ गया बेटा हमारा 2 जूल, और बाकी का कहा गया बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर में चला गया। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा कि हाफ के एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन के एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटा कि एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 4/100, मतलब एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/100, तो अंडर रूट 4/100 मतलब 2/10, और 2/10 मतलब 0.2 मीटर, मतलब ही 20 सेंटीमीटर। बापा बहुत कुछ का 20 सेंटीमीटर इतना कॉम्प्रेशन आया बेटा स्प्रिंग में। तो देखो ऐसा होता है ये। अब हर किसी ऑब्जेक्ट का जो इलास्टिक नेचर होता है ये अलग अलग होता है। जैसे अभी ये ब्लॉक था तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने फॉर एग्जांपल, अभी पता थोड़ी अपने को कौन सा मटेरियल, तो इसको 100 दे दिया है ना। तो अलग अलग मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो अलग अलग वैल्यू की पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होंगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है तो डेफिनेटली वो कहाँ से रही, पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हो रही है इसके काइनेटिक एनर्जी से आ रही है। इसके काइनेटिक एनर्जी से अगर आ रही है तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो रहेंगी सिस्टम की वो कम ही रहेंगी इनिशियल से। क्यों? क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किस में चली गई, इन द स्प्रिंग। तो ये न्यूमेरिकल एज इन द सेंस मैंने इसलिए नहीं लिया कि आपको बस ये न्यूमेरिकल समझे, इससे आपको आइडियाज मिले कि बेसिकली चीजें वर्क कैसे कर रही है।
ऐसे भी कुछ सिस्टम होंगे जिनका के कुछ इस तरह से होगा कि भाई साहब के जीरो ही है। के क्या है? जीरो। के जीरो का अर्थ क्या है कि जब भिड़ंत होगा तब कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होंगी, तो जो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी रहेंगी। दैट्स इट, खत्म। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो एक मैंने एक जनरल सिनारियो से आपको ये डिस्क्राइब करने की यहाँ पे कोशिश किया हो। क्लियर है? चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे कोलिजन वाले पार्ट की तरफ। अभी हम क्या करेंगे, दो बॉडीज लेंगे और उनको कोलिड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उनकी फाइनल वेलोसिटीज हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 3 डायग्राम्स बना देते हैं कि भाई साहब ये पहला मार्बल जिसका मास m1 इनिशियल वेलोसिटी u1, ये दूसरा मार्बल जिसका मास m2 इनिशियल वेलोसिटी u2। ये पिक्चर निकाला गया था, ये स्क्रीनशॉट है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जब इनके बीच में कोलिजन होगा, ये लड़ेंगे, भिड़ेंगे, टकराएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जो कुछ हुआ है ना। मास m1, इसका मास m2, तो जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतना इक्वल एंड अपोजिट 2 1 पे लगेगा, है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके तहत तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाया था, ठीक है। ये किसका, ये कब का स्थिति है बेटा? ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन की स्थिति है ये, जब लड़ रहे थे तब की स्थिति है ये। और लड़ने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जख्मी होके, इसका फाइनल वेलोसिटी v1 और इसका फाइनल वेलोसिटी v2। ये आफ्टर कोलिजन की स्थिति है बेटा, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो ये 3 स्थितियां हमने यहां पे डिस्क्राइब की है, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। क्लियर है? अब चाहे कोलिजन कैसा भी हो, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहना है। तो पहला आपको यहां पे क्या लिख देना है, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे अपन? टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम, दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये लिख लिया। दूसरा, अभी एक इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला। कौन सा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला, वो हम पढ़ लेंगे फास्ट में। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको डिफाइन किया जाता है बेटा ई से। ये डायमेंशनलेस टर्म है, ठीक है। आपको आगे जब मैं डेफिनेशन में बताऊंगा तब समझ में आ ही जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब क्या बेटा? इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू दैट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। जनरली हमको जो कोलिजन पढ़ा है वो 2 ऑब्जेक्ट का ही कोलिजन है, 2 से ज्यादा है ही नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन टू दैट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी आप सभी को पता है ना। या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दूसरा डेफिनेशन कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि आफ्टर कोलिजन सेपरेट होने वाले, टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये भी बेटा किसका है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है बेटा? आप देखो, ध्यान दो, कोलिजन कब होगा? अगर u1 u2 से ज्यादा हो। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएंगे बेटे u1 माइनस u2। ये हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। पता है क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा? ये वाली वेलोसिटी ज्यादा रहेंगी v2। अरे पहले u1 ज्यादा रहेगा, u2 कम रहेगा, भिड़ने के बाद u2 ज्यादा रहेगा, v2 ज्यादा रहेगा, v1 कम रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या कि v2 माइनस v1। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, relative velocity after collision, relative velocity before collision. So it is a dimensionless term. It is a
डायमेंशनलेस टर्म एंड डिफाइंस, तो ये डिफाइन क्या करता है, डिफाइंस द टाइप ऑफ कोलिजन, डिफाइंस द टाइप ऑफ कोलिजन। अब कैसे डिफाइन करते हैं, जनरली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है बेटा ई की, ये 0 से लेकर 1 तक, 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड तक होती हैं। अगर ई के वैल्यू बेटा 1 है तो वो कोलिजन हो जाएगा आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा है, 1 और 0 को छोड़ के, फिर 0.1 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा 1 से कम, तो ये कोलिजन हो जाएगा बेटा आपका इन इलास्टिक। मतलब मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है बेटा, लॉस यहाँ पे हो जाती है। और अगर मेरी ई की वैल्यू क्या रही है बेटा 0, तो ये हो जाएगा बेटा परफेक्टली, कैसा हो जाएगा ये मेरा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई इज 1, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ई 1 है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन कैसा है हो, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अगर इन इलास्टिक हो तो फिर कुछ वैल्यू कम रहेंगी, जैसे यहाँ पे 0.1, 0.2, इतने टाइम्स उतने टाइम्स। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है बेटा तो ई की वैल्यू क्या रहेंगी, 0। अब देखो ई की वैल्यू 0 पुट करो तो u1 माइनस u2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये v2 v1 है। और यही तो हमने लिखा था, यहीं पे लिखा था कि इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में v1 और v2 मतलब दोनों की फाइनल वेलोसिटीज क्या होती है, सेम, क्योंकि ये आएगा, चिपकेगा और साथ जाएंगे, बोथ विल मूव टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसलिए की वैल्यू 0, ई 0 मतलब दिस इंटू 0, 0, सो 0 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, तो v1 इज इक्वल्स टू v2 मतलब गणनाधरी शक्तिमान है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। तो आपको सिर्फ 2 इक्वेशन है, देखो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोलिजन के 2 मेथड्स है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारो, क्योंकि वही बोलना पड़ेगा, रट्टा मारो, नहीं तो जिन 2 फॉर्मूले से वो फॉर्मूले आए हैं, कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जोर से बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इन दोनों को सॉल्व करके ही फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूले आए हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज के। आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक बॉडी जिसका मास ये है, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक बॉडी जिसका मास यहाँ पे 2 kg, उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। सर इससे तो कम ही लगेंगी ना, अगर इससे ये कम होंगी तभी तो इसको भिड़ेगा, है ना। अगर ये भिड़ जाए और मान लो कोलिजन आपका इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब बी की वैल्यू 1 है, तो बताइए फाइनल वेलोसिटीज क्या रहेंगे, फाइनल वेलोसिटीज क्या रहेंगे। तो वो निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला से हम वो फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो फॉर्मूला मत रट्टा मारो, इन 2 इक्वेशन से इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 v2 के वैल्यूज निकालो, या फिर फॉर्मूला रट्टा मारो, इन दोनों इक्वेशंस को भूल जाओ। 2 ऑप्शंस हैं, या फिर दोनों ध्यान में रखो, ठीक है। तो हम एक काम कर लेंगे, हम यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन के लिए ही निकाल लेते हैं कि भाई साहब क्या सीन है फाइनल वेलोसिटीज का, व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर फाइनल वेलोसिटीज इन जनरल केस। तो वो एप्लीकेबल होंगी इलास्टिक के लिए भी, इन इलास्टिक के लिए भी, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए भी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चाहे कोई भी कोलिजन हो, ये तो वही रहने वाला है। एंड व्हाट इज यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हमेशा इनको ध्यान में रखना, ये 2 इक्वेशन से ही हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यूजिंग कोएफिशिएंट, फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या लिख सकते हैं हम, देखो v2 माइनस v1 इज e टाइम्स u1 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 2। चलो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारा टारगेट है कि हम v2 निकाले, v1 और v2 निकाले, है ना। तो चलो सबसे पहले एक काम करेंगे अपन, सबसे पहले अगर हमको v1 निकालना है तो हमको v2 को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से v2 को। तो देखो इक्वेशन पहला क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, साथ मत छोड़ना, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, m1v1 प्लस m2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, इट इज, देखो v2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, e u1 माइनस e u2, e u1 माइनस e u2 प्लस v1। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस e m2u1 माइनस e m2u2
प्लस M2V1 प्लस M2V1। टारगेट है हमारा क्या निकाले, V1। तो देखो कुछ बन रहा है क्या गेम, ये दोनों को इधर लेके आ जाते शांति से ताकि V1 हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि M1U1 है ना, और ये M1V1 को इधर लेके आ जाते, तो ये माइनस M1V1 माइनस M1V1, या फिर ये इसको इधर लेके आ जाते कि U1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओ U1 वाले को, तो ये E M2U1 प्लस M2U2 तो इधर ही था बेटा, और इसको लाना ये प्लस वाले को, तो प्लस E M2U2 इज इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा M1V1 प्लस M2V1। खत्म। अभी देखो यहाँ से V1 कॉमन निकाल लेते, यहाँ से V1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो M1 प्लस M2 ऑफ V1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे M1U1 माइनस EM2U, तो यहाँ से U1 कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा M1 माइनस EM2 ऑफ U1 प्लस इन दोनों टर्म से क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा U2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा M2 प्लस EM2 ऑफ U2। खत्म। हमको चाहिए था V1, तो भाई साहब V1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, देखो M1 माइनस EM2 होल अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ U1 प्लस M2 प्लस EM2 होल अपॉन M1 प्लस M2 ऑफ U2। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। वैसे ही अभी हमने क्या किया, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर V2 को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब V2 को हमने लिखा V1 के फॉर्म में। अभी हमको V2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, V1 को लिखेंगे V2 के फॉर्म में। तो वही बात, शायद से और इतना बड़ा रामायण करना पड़ेगा हमको, है ना। देखो ध्यान दो, और इतनी बड़ी स्टोरी करनी पड़ेगा, देखो ध्यान दो। तो हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1 क्या रहेगा बेटा V1। ये V1 को अगर मैं इधर लेके आऊँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 को, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं V2। ये EU1 जब उधर चला जाएगा तो ये माइनस EU1, और ये E माइनस U2 मतलब माइनस EU2 जब उधर जाएगा तो ये प्लस EU2। ये हो जाएगा M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। वापस से वही करना है बेटा, सेम M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे M1V2। यहाँ पे U और V सेम ही दिखते हैं तो बराबर से लिखो, एक भी गलती होगी तो आप गए काम से, है ना। प्लस M1U2 प्लस M2V2 को इधर रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, देखो M1U1, और देखो U1 वाला कौन है ये, तो उसको इधर लेके आओ, तो M1U1 प्लस क्या है बेटा M2U2, और M2U2 वाला क्या है इधर ये वाला, तो माइनस M1U2 इज इक्वल्स टू उधर क्या रहेगा M1V2 प्लस M2V2, तो M1V2 प्लस M2V2। देखो V2 को कॉमन निकाल लेते तो क्या बचेगा यहाँ पे M1 प्लस M2 ऑफ V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से U1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा M1 प्लस EM1 धैर्य रखो ऑफ U1 माइनस प्लस क्या कॉमन निकलेगा बेटा, यहाँ से M2 कॉमन निकलेगा तो U2, तो M2 माइनस EM1 ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे U2। अब जब ये M1 M2 को नीचे लेके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और इसको भी डिवाइड बाय बेटा M1 प्लस M2, और यहाँ से इसको निकाल दो। नाउ दिस हैपन्स टू बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये इलास्टिक कोलिजन के लिए भी एप्लीकेबल है और इन इलास्टिक के लिए भी एप्लीकेबल है। अब अगर यही कोलिजन आपके इलास्टिक रहे, देखो धैर्य मत छोड़ो, धैर्य छोड़ने से प्रॉब्लम हो जाता है, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, डर के बाद जीत है।
डर के बाद नहीं, डर के आगे, सॉरी, डर के आगे जीत है। ठीक है भाई साहब, वीडियो कैमरा तो चालू था ना, नहीं मेरे को लगा बस इतना मैंने बकबक कर दिया। अब देखो, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, या फिर लिखेंगे यहाँ पे फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, v1 हो जाएगा बेटा v1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ u1 प्लस ई की वैल्यू क्या है बेटा 1। तो m2 प्लस m2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ u2। ये हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इज इलास्टिक, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी। आपको दोनों मास दिए जाएंगे बेटा m1 m2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दी जाएंगी, खत्म। और व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, चलो ये की वैल्यू 1 पुट करो इसमें, तो क्या आ जाएगा ये 2m1, ए की वैल्यू 1 ना, तो m1 प्लस m1 क्या लिखेंगे 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 ऑफ u1, हाँ सही है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे m2 माइनस m1, हाँ m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 of u2. Now these are the equations for final velocity of the bodies A and B, या फिर 1 and 2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक नहीं हो तो फिर ई की वैल्यू तो आपको दिया जाएगा, फिर ई की वैल्यू देखो 0.1 0.2 है ना, प्लास्टिक रहा तो ई की वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, परफेक्टली इलास्टिक रहा, परफेक्टली इन इलास्टिक रहा तो फिर तो 0 हो जाएगा बेटा, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। क्लियर है? अब क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा नहीं, देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन तो रहता ही है मोमेंटम, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होगा, एनर्जी लॉस यहाँ पे नहीं होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्लियर है? लिख लो फास्ट में। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे वेलोसिटी इक्वेशंस v1 एंड v2, फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशंस v1 एंड v2 फॉर इलास्टिक कोलिजन, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा कितना रहने वाला है 1। जैसे हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन तो फ्रेम कर ही लिया था, अब वहाँ पे इन इलास्टिक के लिए जो वैल्यू है E की 1 से कम 0 से ज़्यादा वो डाल सकते हो, या फिर परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो E की वैल्यू आप 0 डाल दे, ठीक है। अब इसमें मेजरली 3 इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, कितने बेटा 3 इंपॉर्टेंट केसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप दे दीजिए बेटा इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट केसेस। पहला इंपॉर्टेंट केस और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है तीनों में से भी, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है, कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 देन क्या होगा, तो फिर क्या होगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1। देखो m1 इज इक्वल टू m2 तो दोनों m मान लेते हैं अपन, अगर m1 इज इक्वल टू m2 है तो ये पहला तो हो गया 0, दूसरा क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे लिख दे तो मैं 0 प्लस 2m2 को उसको मैं लिखूंगा m अपॉन m1 प्लस m2 को लिखूंगा बेटा ट्वाइस m इंटू u2, तो ट्वाइस m से ट्वाइस m कैंसिल, क्या मिल रहा है हमें कि v1 इज इक्वल्स टू u2, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ठीक है। और वैसे अगर मैं v2 लिखूँ v2, सो व्हाट विल बी v2, यहाँ पे m1 की जगह लिखेंगे अपन m, तो ट्वाइस m अपॉन m1 प्लस m2 को भी लिख देंगे अपन ट्वाइस m इंटू क्या लिखेंगे बेटा u1 प्लस m2 माइनस m1, ये हो जाएगा हमारा 0। सो व्हाट वुड बी v2 वुड बी इज इक्वल टू u1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि अगर आप देखो इसको गौर से देखो, अगर दो ऐसे पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, देखो इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं अपन u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं u2। ऐसे दो पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं जिसका मास सेम है, और अगर ये कोलिजन इलास्टिक होगा, कैसा होगा बेटा इलास्टिक, तो एक ध्यान रखना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो आफ्टर कोलिजन पहले वाले की जो गति रहेंगी फाइनल वेलोसिटी v1, वो रहेंगी दूसरे वाले की इनिशियल वेलोसिटी v1 इज दूसरे वाले की इनिशियल, मतलब इसकी गति आ जाएंगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले की इनिशियल वेलोसिटी
ये हो जाएंगी बेटा दूसरे की फाइनल वेलोसिटी, पहले की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगी दूसरे की फाइनल वेलोसिटी। मतलब ये जो u2 है, u2 पहले की इनिशियल वेलोसिटी चली जाएंगी इसको, देखो फाइनल वेलोसिटी u1 हो गई, इसकी वेलोसिटी क्या थी u1, पहले की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u1, वो चलेगी दूसरे को, तो दूसरे की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी u1, और दूसरे की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आ गई पहले को, तो पहले की फाइनल वेलोसिटी क्या है, जो दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी। दैट्स इट, खत्म खलास फिनिश, दैट्स इट। तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास या फिर आइडेंटिकल मास कोलेड इलास्टिकली विथ ईच अदर देन देयर फाइनल वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज, या फिर देयर वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो अगर आपको लिखना होगा तो, कि इफ टू बॉडीज ऑफ आइडेंटिकल मास या फिर इक्वल मास कोलाइड्स इलास्टिकली विथ ईच अदर देन देयर वेलोसिटीज विल गेट एक्सचेंज। क्लियर है? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो दो मार्बल्स है, एक और दो, दोनों सेम है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं अपन 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं अपन 3 मीटर पर सेकेंड। ये जब कोलाइड हो जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटीज इनके क्या हो जाएंगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी बेटा 3 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो ए की गति है वो बी की फाइनल हो जाएंगी और जो बी की इनिशियल गति थी वो ए की फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी। दैट्स इट, खत्म। बस दो ही चीजें ध्यान में रहे कि मास है सेम और कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कि जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा हेवियर ऑब्जेक्ट है, ट्रक जैसा, शांति से बैठा था ट्रक, कुछ नहीं कर रहा था किसी को, और इसको आकर किसी कार ने, है ना, इसको अपन m1 ले लेते और इनिशियल वेलोसिटी क्या है ट्रक की, 0। इसको आकर किसी कार ने जिसका मास m2 है, कुछ गति इसकी u2 है, आकर इसको धक्का मार दिया, है ना, या फिर कोई बाइसाइकल ट्रक वाले के साथ जाकर भिड़ गया, या फिर आप ये दीवार पे जाकर भिड़ गए, तो क्या होगा, जो गति से आप गए उसी गति से वापस आओगे भाग कर ऐसा, और दीवार कहीं नहीं जाएंगी। तो ये केस कौन सा है बेटा, कि इफ अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 with initial velocity u2 strikes a heavier object of mass m1 with at rest then इसकी फाइनल वेलोसिटी, ट्रक को कुछ नहीं होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 क्या रहेगा बेटा, वही रहेगा 0, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, इसकी फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब पहले वेलोसिटी अगर इधर थी u2 तो अभी चली जाएंगी उधर। अब 10 मीटर पर सेकंड से ऐसा है तो 10 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगा। ये देखो हम प्रूव भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो m1 है ये वेरी 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 ग्रेटर देन कैसा है बेटा m2। तो व्हाट विल बी v1, देखो v1 क्या हो जाएगा, v1 m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो m1 माइनस m2 लगभग क्या हो जाएगा, m1 ही हो जाएगा। और m1 प्लस m2 भी लगभग क्या हो जाएगा बेटा, m1 ही हो जाएगा, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है। इंटू u1 लिखेंगे वैसे के वैसा, लेकिन u1 क्या है हमारा 0, तो लिखने में कोई मतलब ही नहीं था। प्लस m2 बहुत छोटा है लेकिन अभी कंपेरिजन के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या बेटा 2m2, है ना, क्या लिख देंगे यहाँ पे 2m2, तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 लगभग क्या होगा बेटा, m1 ही होगा। इंटू क्या लिख देते हैं बेटा यहाँ पे u2, इंटू क्या लिख देते हैं यहाँ पे u2। लेकिन आप गौर करो कि m2 बहुत ही छोटा है, m2 बहुत ही छोटा है, m2 बहुत छोटा है, तो फ्रैक्शन भी बहुत ही छोटी होंगी, तो ये भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा लगभग। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इट इज 0, 10 से मस नहीं होगा ट्रक। अब v2 मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट m2 का, उसके साथ देखो क्या होगा, v2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 2m1, m1 बहुत बड़ा है तो 2m1 इज नथिंग बट 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 लगभग m1 जितना ही होगा, क्योंकि m2 मतलब ये अगर 1000 होगा तो ये है कितना 1, तो 1000 एक मतलब 1000 ही हो गया ना भाई। इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे u1 प्लस m2 माइनस m1 इज लगभग इक्वल्स टू माइनस m1, क्योंकि m2 तो लगभग 0 के बराबर है, तो ये 1 माइनस 1000 तो माइनस 999। तो बेसिकली मतलब ये जैसे मान लो 1 माइनस ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, तो लगभग माइनस m1 ही आएगा अपॉन m1 प्लस m2 क्या बनेगा आपका, ये m1 ही बनेगा। अब u1 क्या है हमारा बेटा, u1 तो 0 है, तो इसको आप कुछ भी करो तो 0 आने वाला है। इंटू यहाँ पे क्या है हमारा u2, सो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी v2, ये तो हो गया इस जगह 0 बेटा, ये हो जाएगा माइनस u2। इसका मतलब क्या कि फाइनल वेलोसिटी जो रहेंगी सेकेंड ऑब्जेक्ट की, उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं भिन्न के साथ 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसा जा रहा हूँ और भिड़ रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो फाइनली भी मैं 10 मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाऊँगा, पीछे, भिन्न कहीं नहीं जाएंगे।
सो ये स्टेटमेंट क्या बनेगा, आप पॉज करके भी लिख सकते हो कि इफ अ लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u2 strikes a heavier object of mass m1 which is at rest, then finally the heavier object will remain at rest but the lighter object will move with the same velocity but in opposite direction. फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी जितनी ही है, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी जो दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है. दैट्स इट, खत्म. केस बी ऐसे ले लेंगे बेटा. केस सी, केस सी में पता है क्या होगा. अभी मान लो कि यह है ट्रक, ये क्या है ट्रक, जिसका मास वापस से m1 ले लेंगे अपन, m1, और ये खुद चल रहा है बेटा u1 से, भी ये खुद चल रहा है u1 से, ठीक है. और मान लो ये कार है जिसका मास m2 है, जो चल रही है बेटा u2 से, जो किससे चल रही है u2 से. अभी जो ट्रक है जिसका मास m1 है, जो चल रहा है u1 से, ये बिठा किसको, कार को, किसको बिठ गया, ये कार को. तो अभी पता है क्या होगा, फाइनली जो वेलोसिटी रहेंगी ट्रक की v1 वो जितनी है उतनी रहेंगी और दिशा जो है वही रहेंगी, लेकिन इसकी गति फाइनल वेलोसिटी बेटा ये हो जाएंगी 2 टाइम्स ऑफ u2, डबल हो जाएंगी इसके वेलोसिटी, तब से एकदम डबल उड़ी जाएंगे ये डबल स्पीड से. देखो मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है. यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस लगेगा इसलिए इसको थोड़ा मिटा देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है. ये पार्ट को मिटा देते हैं और इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो हम कहीं तो भी यहाँ पे लिख देते हैं. क्या कि फाइनल, हाँ ये तो लिखा है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 और इसके फाइनल वेलोसिटी है. चलो इसके लिए लिखते हैं अभी v1 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, m1 अभी भी काफ़ी बड़ा है बेटा, m1 काफ़ी बड़ा है तो m1 माइनस m2 लगभग क्या बनेगा, m1 ही बनेगा, और m1 प्लस m2 भी क्या बनेगा, m1 ही बनेगा, इनटू u1 अभी नॉन जीरो है तो u1 लिखना पड़ेगा, प्लस 2m2, तो ये 2m2 बहुत छोटा बनेगा बेटा, और नीचे m1 प्लस m2 ये काफ़ी बड़ा बनेगा क्योंकि m1 काफ़ी बड़ा है, m1 काफ़ी बड़ा तो ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन है ना. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा u1. तो फाइनल वेलोसिटी जो ट्रक की रहेंगी वो उतनी रहेंगी जितनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो अभी भी 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, उसको साइकिल वाले को धक्का देकर, लेकिन साइकिल वाला तो भाई दुगनी स्पीड से चलेगा. देखो कैसे, v2 कैसे लिखेंगे, v2 देखो, v2 2m1, तो 2m1 को लिखेंगे 2m1 क्योंकि m1 काफ़ी बड़ा है, m1 प्लस m2 लगभग बनेगा m1 इनटू u1 क्या है हमारा, ये u1 जो ट्रक का इनिशियल स्पीड था, प्लस m2 माइनस m1. अब एक काम कर लेते हैं अपन यहाँ पे, इनिशियली पकड़ लेते कि साइकिलिस्ट रेस्ट में था, ऐसा पकड़ लेते कि साइकिलिस्ट किस में था, अब साइकिलिस्ट शांति से था और ट्रक उसको u1 इतने स्पीड से आके भिड़ गया, तो कहा गया हाँ ये u2 वैसे भी 0 था तो ये वैसे भी 0 ही होना था, और यहाँ पे अगर आप u2 लिखते हो 0 तो ये वैसे भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है. प्लस इसको आप कुछ भी करें तो u2 तो 0 है आपका, तो सेकंड टर्म तो आपका 0 हो जाएगा, तो m1 से m1 कैंसिल, v2 क्या बनेगा आपका 2u1. इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी रहेंगी बेटा साइकिलिस्ट की वो 2 गुना रहेंगी ट्रक की वेलोसिटी से. मतलब इसका अर्थ पता है आपको क्या है, कि जैसे मान लो कि भाई साहब एक ट्रक है जो काफ़ी हेवी है, जो चल रहा है जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, और ये भिड़ गया आके एक साइकिलिस्ट को, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा ट्रक का 10 मीटर पर सेकंड, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा u2 रेस्ट 0 मीटर पर सेकंड. फाइनली भिड़ने के बाद क्या होगा, तो ट्रक जो है बेटा v1 ये तो चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से ही, लेकिन जो साइकिलिस्ट है पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद घूमूं उड़ते चमन में, इसके गति के डबल गति से घूमेगा. जो v2 रहेगा वो रहेगा 2 टाइम्स ऑफ u1, लेकिन u1 इज v1. तो ट्रक 10 से चल रहा था इनिशियली, u1 फाइनली भी 10 से चलेगा v1, लेकिन ये रेस्ट में था तो इसकी जो फाइनल गति रहेंगी किसकी, इस साइकिल की, ये 2 गुना हो जाएंगी ट्रक से, तो 10 था तो 20 हो जाएगा सीधा. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल इज 2 टाइम्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक. 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, 1 2 3. सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला केस, सबसे इंपॉर्टेंट चौखो केस, एकदम परफेक्टली इंपॉर्टेंट है ये. क्लियर है. चलिए अभी हम निकाल लेते हैं जल्दी से. ये तो हो गया बेटा किसके लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन फाइनल वेलोसिटीज डायरेक्ट फॉर्मूला से. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होते या फिर आप टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हो तो ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाले बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, और दूसरा फॉर्मूला क्या, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ये पहला फॉर्मूला और ये
दूसरा फॉर्मूला ई की वैल्यू +1 लिख देना, तो बेसिकली ये हो जाएगा क्या, ई की वैल्यू 1 लिखने के बाद V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2, खत्म। ये दो फॉर्मूले करके आप भी, ये दोनों फॉर्मूलेस को सॉल्व करके भी, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके भी आप आंसर ला सकते हो। चलिए ऐसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको वेरिफिकेशन मिल जाए इसका, ठीक है। चलो एक सेकेंड ना, चलिए हम एक काम कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको फॉर्मूला, ये जो पहला केस वाले न्यूमेरिकल था ना वही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि दो मार्बल्स है, ये भी 10 किलो और ये भी 10 किलो, ठीक है। इसकी गति ले लेते हैं अपन 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी गति ले लेते हैं अपन 2 मीटर पर सेकेंड। अब इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो हो रहा है बेटा इलास्टिक कोलिजन, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सलेशन हो जाएगा ई। तो अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब अपने को पता है क्या होने वाला है, अगर मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। U1 कितना है 5, U2 कितना है 2, ये M1 ये M2, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मतलब U1, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मतलब U2। तो फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड। तो V1 क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और V2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। तो V1 क्या हो जाएगा U1, ठीक है। अभी अपन फॉर्मूला में लिख के देखते कि वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे आंसर्स क्या आने चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब कितना आना चाहिए 2 मीटर पर सेकंड, और इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आना चाहिए बेटा 5 मीटर पर सेकंड। चलिए फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2। तो 10 माइनस 10, तो ये पहला तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 10 माइनस 10 खत्म। दूसरा देखते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब कितना 10 इंटू U2, U2 कितना है हमारा U2 है हमारा 2, तो ये 20 से 20 कैंसिल, V1 कितना बन रहा है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, तो बन गया V1 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे V2 देखो क्या बनेगा 2M1 मतलब कितना बेटा 20 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब कितना बेटा 20 इंटू U1 कितना है हमारा U1 5 प्लस M2 माइनस M1 मतलब 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड बनेगा आपका V2। तो ये तो बन गया फॉर्मूला से डायरेक्ट। लेकिन क्या अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्या करना, अब ये तो ठीक है कंडीशन ही है कि अगर ये सेम रहा और इलास्टिक रहा तो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो एकदम सिंपल रहा। अगर इलास्टिक नहीं रहता या फिर अगर ये मासेस सेम नहीं रहते तो फिर क्या होता, तो फिर देखो यूजिंग कौन सा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या लिख सकते हैं अपन बताओ कि M1 U1, ये फॉर्मूले भी खास है इससे यह है, तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो M1 कितना है हमारा 10, U1 कितना है हमारा बेटा 5 प्लस M2 कितना है हमारा 10, U2 कितना है बेटा हमारा 2 इज इक्वल्स टू M1 कितना है 10 V1 प्लस M2 कितना है 10 V2। तो ये 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 10 V1 प्लस 10 V2। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 7 ही हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बेटा क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू क्या V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। बस हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे पुट दैट यूजिंग साइन कन्वेंशंस, मतलब राइट साइड वाले जाने वाले वेलोसिटीज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जाने वाले वेलोसिटीज नेगेटिव। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सभी दोनों भी राइट साइड ही जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएंगी बेटा आपकी 1 इज इक्वल्स टू व्हाट इज V2 वही तो निकालना है सर, V2 माइनस V1 अपॉन U1। देखो U1 कितना आपका 5 माइनस U2 कितना है वो भी पॉजिटिव 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इधर जाके कितना हो जाएगा 1 इंटू 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 3, इक्वेशन नंबर 2। चलो दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखो V1 प्लस V2 करके V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 7। क्या मिलेगा हमको, देखो अगर ऐड करेंगे तो प्लस V1 माइनस V1 कैंसल, तो मिलेगा 2V2 इज इक्वल्स टू 10। तो V2 मिल जाएगा हमको बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। V2 अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, खत्म, वही आंसर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रेशन, इन दो फार्मूला से, इन दो इक्वेशन, ये दो फार्मूला से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, सॉल्व दैट इक्वेशन, खत्म, दैट्स इट, है ना। अब चलो हम थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं और एक न्यूमेरिकल हमारा बन जाएगा कि जैसे अभी भी कोलिजन इलास्टिक ही हो रहा है लेकिन अभी मासेस सेम नहीं है, मासेस अलग है, तो अभी वेलोसिटीज एक्सचेंज नहीं होंगी, ये वेलोसिटीज वहीं रखते थे। और अभी देखते हैं कि क्या आंसर्स आते हैं, तो फॉर्मूला से भी और बाय दिस इक्वेशंस आल्सो। सबसे पहले सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से और बाद में सॉल्व करेंगे इक्वेशन से।
तो भी हम दो न्यूमेरिकल्स इसलिए ले रहे हैं बेटा ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है आपके लिए, ठीक है। तो अगर मेरी राय आप पूछो तो बेस्ट आप फॉर्मूला मेथड से जाओ ही मत, इक्वेशंस लिखो, वैल्यूज पुट करो, पटापटा सॉल्व करो। देखो फॉर्मूला मेथड से क्या आएगा, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 मतलब 10 माइनस 5, तो ये बनेगा 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कितना बनेगा 15। u1 कितना है हमारा, u1 5 प्लस 2m2, 2m2 मतलब ये हो जाएगा बेटा 2m2 मतलब 10 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कितना बेटा 15 ऑफ u2 कितना है हमारा 2, तो ये 25 मतलब ये 5/3 हो गया बेटा, 5/3 प्लस, तो यहाँ पे लिख देते 5/3 प्लस ये 2/3 4/3, तो ये हो जाएगा 9/3 मतलब 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले का जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है बेटा वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए दूसरे का निकाल लेते हैं v2 का, क्या चाहिएगा v2 का 2m1 मतलब कितना बेटा 20 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कितना बेटा 15, m1 प्लस m2 15 इंटू u1 कितना है, u1 है हमारा 5 प्लस m2 माइनस m1 मतलब कितना बेटा 5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कितना बेटा 15 ऑफ u2 कितना है हमारा 2, ये 5 1 जार 5 कितने जार 3 जार, तो ये हो जाएगा बेटा 20/3 प्लस 5 1 जार 5 3 जार 2/3, 5 1 जार 5 3 जार, कुछ गलत तो नहीं हो गया यार। 2m1 मतलब 20 अपॉन 15 और 5 प्लस 5 अपॉन 5 m2 माइनस m1, हाँ गलत हुआ है ना, गलत हुआ है, m2 माइनस m1 तो ये -5 आएगा, m2 5 है ना तो 5 माइनस -5, तो ये आ जाएगा -2/3, तो ये हो जाएगा बेटा 18/3 और 18/3 मतलब होता है 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ रहा है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए अभी फॉर्मूला मेथड से करते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, ये फॉर्मूला मेथड से नहीं इक्वेशन से कहते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। व्हाट इज m1 है 10, u1 कितना है हमारा 5 प्लस m2 कितना है बेटा हमारा 5, u2 कितना है बेटा हमारा 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 10 v1 प्लस 5 v2, तो ये हो जाएगा बेटा 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल्स टू 10 v1 प्लस 5 v2, तो ये हो जाएगा बेटा 2 v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू बोलो v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, तो लिखेंगे देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना तो इज इक्वल्स टू 1, u1 कितना है हमारा देखो 5 और वो भी राइट साइड में तो पॉजिटिव लिखेंगे, ये फॉर्मूले का माइनस u2 कितना है हमारा 2, तो ये वही हो जाएगा बेटा क्या कि v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू कितना 3, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 12, अगर मैंने दोनों को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट नेगेटिव, तो v2 माइनस v2 ये हो जाएगा 0, माइनस v1 माइनस 2v1 तो ये हो जाएगा -3v1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 12 हो जाएगा बेटा -9, तो ये हो जाएगा 3v1 इज इक्वल्स टू 9, तो v1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, और अगर v1 3 है तो v2 हो जाएगा 3 प्लस 3, तो v2 हो जाएगा बेटा हमारा 6 मीटर पर सेकेंड, खत्म, दैट्स इट। आ रहा है वही, तो चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान में रखो या चाहे आप डायरेक्टली ये ध्यान में रखो, बात वही है ना। अब देखो हो क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल जो मोमेंटम्स है वो चेंज हो रहे, मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल objects are changing, may change may not change, but the total momentum of the system remains constant,
remains constant. Momentum of the individual objects may are changing या फिर may change may not change, but the total moment of the system हमेशा क्या रहेगा constant. और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था तो इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी of the objects may be changing, but the total kinetic energy of the system remains constant. Remains constant. देखो ना, अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाले सिस्टम की KI, तो क्या लिखेंगे? देखो हाफ m v स्क्वेयर प्लस हाफ m v स्क्वेयर. तो क्या हो जाएगा बेटा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये 125 प्लस 10 135 जूल. व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? देखो हाफ मास कितना है 10 इंटू वी स्क्वायर मतलब 9 बेटा, प्लस हाफ m कितना है 5 इंटू वी स्क्वायर मतलब कितना बेटा 36. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 मतलब 45 प्लस 2 1 जार 18 जार 18 5 जार कितना 90 135 joule, hence verified. So there is no loss of kinetic energy. Kinetic energy. Kinetic energy का लॉस नहीं हो रहा है. क्यों? Since कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है. क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसा है बेटा? इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन है. अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है ना. वैसे ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम देखो, मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना देता हूँ, है ना. यहाँ पे लिखेंगे बॉडी ए, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी बी, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए? मास इंटू वेलोसिटी, तो 50 kg/s. इसका मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल कितना है 10, फाइनल कितना है 10 इंटू 3 मतलब 30, और इसका कितना है 5 इंटू 6 मतलब 30. तो देखो ए का घटा है और बी का बढ़ा है मोमेंटम, लेकिन अगर आप टोटल मोमेंटम निकाले इनिशियल ए प्लस बी तो वो है 60, ये भी कितना है बेटा 60. तो मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, लेकिन इंडिविजुअल का चेंज हो गया. अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम का सेम है ना. कभी कभार आपको ऐसे ट्रू और फॉल्स में पूछ लेता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो ये सही है. लेकिन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम, तो मे और मे नॉट इज द सही. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम का तो सेम रहेगा. और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, नहीं तो नहीं होती. कम आती, बढ़ तो नहीं सकती ना भाई साहब. कहाँ से आएंगे काइनेटिक एनर्जी? कहाँ से बढ़ी? घट ही सकती है, क्योंकि कहीं तो भी लॉस हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, है ना. तो ये सीन है हमारा किसका? यहाँ पे हमने पहले इसमें ये देखा है कि दिस इज द सीन फॉर इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. ऑब्लिक भी नहीं, कैसा कोलिजन है ये? हेड ऑन. हेड ऑन मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. अगले इसमें अपन देखेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. वैसे तो हमने जनरल फॉर्मूला डेराइव कर ही लिया है, लेकिन देख लेंगे हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन. उसमें भी अपन ये दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उसमें हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेंगी. ठीक है, ये वीडियो शायद से थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? एक काम कर लेते हैं, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना. इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन को. चलो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है. हम अगले इसमें इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटीज इन दैट केस. वैसे तो हमने वो डेरिवेशन देख ही लिया था. और व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का जनरल फॉर्मूला. और जब हम किसी बॉल को यहाँ से रिलीज करते हैं तो आफ्टर nth टप्पे उसकी हाइट क्या रहेंगी, उस पे की कुछ न्यूमेरिकल्स और उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, वो वाला एक जनरल फॉर्मूला डेरिवेशन में हम यहाँ पे डेराइव करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि वीडियो बड़ा हुआ है, अगर इसमें ये सभी पॉइंट्स अपन देखने की कोशिश करते हैं, तब तक आपको क्या करना है भाई, पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय.